तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों एग्जाम बहुत नज़दीक है, अब सब एक बार रिवीजन का बचा है। जितना हो सके रिवीजन कीजिए, जो टॉपिक्स आपके छूट गए थे उनको कवर कर लीजिए। तो आइए आप देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी डिस्टर्ब है दोस्तों, थोड़ा मैनेज कर लेना आवाज़ को लेकर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, कैथोड किरणों में क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, डायरेक्ट आपको आंसर भी दिख रहा है। तो केवल द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, और तीसरा है केवल आवेश, और डी है ना तो द्रव्यमान ना ही आवेश। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कैथोड किरणों में क्या होता है, तो द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाली ऋणावेशित किरणों अर्थात इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की है, और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित किरण हैं। इसके बाद अतः किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन थी कैथोड के बारे में। तो याद रखिए हम हर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स जानते चलेंगे। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन और अनुपस्थित होता है। तो आइए देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हीलियम, बी हो जाएगा हाइड्रोजन, सी हो जाएगा ऑक्सीजन, डी हो जाएगा बोरेलियम। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है वह हमारा हाइड्रोजन में होता है। किसमें होता है दोस्तों? हाइड्रोजन में होता है, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है, याद रखिए, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी जान लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से, थोड़ा सा जूम बढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। ए हो जाएगा अल्फा कण, बी हो जाएगा प्रोटॉन, सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और डी हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा एक आवेशित रहित कण है, तो न्यूट्रॉन है दोस्तों। कौन सा है? न्यूट्रॉन एक हमारा आवेशित कण है। अब इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल्स ये रही कि न्यूट्रॉन ऐसा कण है जो आवेश रहित या उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये कुछ इसके बारे में जानकारी थी, याद रखिए। हम ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में जानते चलेंगे, ताकि इन क्वेश्चनों को लेकर आपके मन में कोई डाउट्स ना रह जाए। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। यहाँ पर देखिए 3-4 ऑप्शन दिए हैं। ए हो जाएगा पोटेशियम, डी हो जाएगा सोडियम, सी हो जाएगा गैलियम, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम। यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सी धातु जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, तो भी हमारी गैलियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? गैलियम हो जाएगी। आइए अब थोड़ा सा गैलियम के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों, ये क्या कहती है। तो देखिए गैलियम प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है सबसे पहला, परंतु इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिज में अल्प मात्रा में पाई जाती है। गैलियम का गलनांक 29.8 सेंटीग्रेड होता है, जबकि मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग 37 सेंटीग्रेड होता है, यानी 98 फ़ारेनहाइट। और इसके साथ इसलिए यह धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। तो ये कुछ इसके बारे में जानकारी दी छोटी सी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तांबा और जस्ता, बी हो जाएगा तांबा और टिन, सी हो जाएगा तांबा और चांदी, डी हो जाएगा तांबा और निकल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो पीतल किसका मिश्रण है, तो पहले तो आंसर जान लेते हैं। ए आंसर हो जाएगा हमारा तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है क्या, पीतल। लेकिन अब आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे दोस्तों कि हमारे चैनल यानी CPCT एंड MP एग्जाम के द्वारा आपके लिए 3000+ क्वेश्चनों की एक PDF तैयार की गई है, जो कि केवल पटवारी के पर्पज से की गई है। इस पर आपको 1 लाइन फैक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब समय इतना नहीं रह गया। जितना हो सके 1 लाइन फैक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज लगाने का ही समय है। तो हमने इसी पर्पज से आपके लिए PDF तैयार की है। 3000 क्वेश्चनों की टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, सबकी PDF अलग अलग रहेगी। हिंदी रहेगी, हमारा सामान्य विज्ञान रहेगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान रहेगा,
कंप्यूटर रहेगा। और आपका एक और जो नया सब्जेक्ट इस बार इंक्लूड हुआ है, सामान्य प्रबंधन यानी जर्नल मैनेजमेंट, उनके भी क्वेश्चन आपके लिए इसमें इंक्लूड किए हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट की पीडीएफ रहेंगी। और याद रखिए उसका प्राइस जो हमने रखा है अभी हमारा मात्र 39 रुपये यानी 39 रुपीज़ हमने उसका प्राइस रखा है। कितना प्राइस? 39 रुपीज़। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, नंबर है हमारा 786 940 71 89। ये नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ लिख सकते हो और परचेस कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन के बारे में। कि देखिए तांबा, जो पीतल, तांबा और जस्ता का एक मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग होता है। इसमें सामान्यतः 68% से 71% तक तांबा का, शेष भाग जस्ता मिश्रित होता है। ठीक ना, तो ये कुछ जानकारी थी इसके बारे में। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए हो जाएगा केवल आर, और हमारा बी हो जाएगा लेक्सान, सी हो जाएगा ग्रेफीन, डी हो जाएगा स्पाइडर। तो देखिए यहाँ पर कहने वाली बात है जो कि कार्बन केवल किससे बना होता है, तो यहाँ पर है दोस्तों ग्रेफीन से बना होता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ग्रेफीन क्या है। देखिए ग्रेफीन कार्बन का एक अनुरूप है, जालीदार षष्टकोणीय संरचना यानी मधुमक्खी की छत्ते के समान। ठीक ना, बर्तन में जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की एक एकल परत पाई जाती है यानी मोनोलेयर पाई जाती है। ग्रेफीन कार्बन के अन्य अपरूपों जैसे हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल आदि का आधारभूत होता है, आधारभूत तत्व है। तो ये कुछ इसके बारे में डेफिनेशन थी। अगर हाँ आपको इन क्वेश्चनों के बारे में और डिटेल्स चाहिए और आपको पटवारी से रिलेटेड अपडेट चाहिए हैं, बहुत सारी जॉब से रिलेटेड अपडेट चाहिए, तो मैंने अपना एक इंस्टाग्राम पेज बना दिया है जिसको आप जाके फॉलो करिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जॉब के अपडेट के साथ साथ आपको पटवारी के रिलेटेड अपडेट भी मिल जाएंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, याद रखना लिंक के थ्रू ही आप उसको जाकर फॉलो करना है, क्योंकि एक और डुप्लीकेट चैनल किसी ने बना दिया है। तो प्लीज़ दोस्तों मैंने जो लिंक दी है इंस्टाग्राम की, आप उसे जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? यहाँ पर आइए जानते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, बी हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और सी हो जाएगा ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, और डी हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। यहाँ पर देखिए दोस्तों पृथ्वी की जीवन की उत्पत्ति के लिए एक मूलतः उत्तरदायी जो तत्व है वह हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कौन कौन सा हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों, ये क्या चीजें हैं। तो देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान के लिए जिन 6 पदार्थों को आवश्यक मानते हैं वह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लियर अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स इत्यादि आदि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखनी। क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इनसे ही बनते हैं और आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आपका पीछे का छूटा है आप उसको कवर करिए, जल्द से जल्द कवर करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। और जो आपके टॉपिक से 8 सब्जेक्ट है, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तैयारी अच्छी होगी तो आप रिदम बनाए रखें अपना, बिल्कुल मत घबराएं दोस्तों, और आप जरूर सफल होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने वाला सोडा वाटर है। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने वाला सोडा वाटर है। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा एक डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं क्योंकि इसकी डिटेल समझाएंगे। तो देखिए एक अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में जानने, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, जी आपने देख ही लिया होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि सोडा वाटर को कार्बोनेट वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, फिजी वाटर, बबली वाटर आदि अनेक नामों से जाना जाता है। याद रखिए सोडा वाटर को कितने नामों से जाना जाता है। देखिए कार्बोनेट वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, फिजी वाटर, बबली वाटर अनेक नामों से जाना जाता है। यह जल से उच्च दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो सोडा वाटर का जो पीएच मान सामान्यतः 3 से 4 के मध्य होता है, इसलिए यह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इसके बारे में जो छोटी सी जानकारी आपको मैंने देने की कोशिश की थी। आइए अब बढ़ते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण
सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, बी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सी हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, डी हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर, जो सर्वाधिक सागरों में पाया जाता है लवण। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं दोस्तों। इन्फॉर्मेशन ये है कि समुद्री जल 96.5% लवणों यानी साल्ट तथा अनेक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। यह 1 लीटर समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम लवण पाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग खाने वाले नमक के रूप में किया जाता है, जिसका बृहद स्तर पर उत्पादन समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, याद रखिए। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमको भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, हमें भी मोटिवेट की ज़रूरत पड़ती है कि आप लोग हमें मोटिवेट करें। और मोटिवेट आप लोग कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ही इतनी सारी क्लासेस चला रहे हैं, कंटेंट ला रहे हैं नया नया, तो दोस्तों थोड़ा सा सहयोग कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बार बार आपसे हर क्लास में कहता हूं दोस्तों, प्लीज़। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक प्राकृतिक बहुलक है, ए हो जाएगा हमारा बैकलाइट, बी हो जाएगा सेल्यूलोज, और सी हो जाएगा पीवीसी, और डी हो जाएगा नायलॉन। यहाँ पर देखिए एक जो प्राकृतिक बहुलक है वो हमारा सेल्यूलोज है। कौन है दोस्तों? सेल्यूलोज, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो सेल्यूलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक है, जबकि बैकलाइट पीवीसी यानी पॉलीविन क्लोरीन है, ठीक ना। तो एक नायलॉन कृत्रिम बहुलक है। ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। देखिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, आपने देखा हो गन वगैरह, इन पर अगर असर नहीं होता है गन वगैरह का, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैकलाइट, भी हो जाएगा पॉलीलियमाइड, और सी हो जाएगा टेफ्लॉन, और डी हो जाएगा पॉलीन्यूरेथिन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पॉलीमीमाइड। कौन सा है दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा। कौन सा है? बी ऑप्शन है, यानी हमारा पॉलीमीमाइड, ठीक है ना। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, और नहीं इसके बारे में भी पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के निर्माण में पॉलीमाइड, पॉलीपैराफेनिलीन और टेरेथिलिमिलाइड और इसके साथ साथ नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका सामान्यतः नाम केवलार है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये सारी इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो आइए मिलते हैं कल हम अपने साथ अगली क्लास के साथ इससे अच्छे कंटेंट देने की आपके लिए दिन प्रतिदिन कोशिश करते हैं। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।